नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एसएससी सीएचएसएल के प्रैक्टिस बैच पर, जिस पे हम लोग अल्टरनेट डेज पे मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। आज का जो हमारा टर्न है वो मैथमेटिक्स का है। जनरली ये क्लास आपकी लाइव क्लास होती है, पर कुछ कारणवश 2 से 3 दिनों की क्लास आपकी प्रीमियर होगी। मैं आप लोगों के साथ चैट बॉक्स पे लाइव हूँगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उस पर ज़रूर मेंशन करिएगा, हम उस पर डिस्कस भी करेंगे। और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आ रही है या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो जब ये वीडियो प्रीमियर हो जाए तो उसके बाद आप जाकर के इसे बार बार रिपीट कर करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोगों के मैथ्स का सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, तो पहले आप लोग ट्राई करिएगा। अच्छा, करना उसी तरह है, आप लोग को जो टाइम पीरियड दिया गया है उसी टाइम पीरियड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और साथ ही साथ अपनी मार्किंग जरूर करिएगा कि इन 25 क्वेश्चनों में आपसे कितने बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं, आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। और ये रहा है आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन, ट्राई करिए। ठीक है, विद इन टाइम पीरियड ये आ जाना चाहिए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, फिर भी प्रयास करिए आप लोग। फॉर्मूले पर बेस्ड है, क्वेश्चन आसान है, पर गलतियां कर सकते हो, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको लगाइएगा अच्छे से। चलिए, टाइम एंड हो गया है ना। इसको अब देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन में हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले हम उस पर फोकस करते हैं। सर हमें दिया हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल 0। अच्छा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एक बार ओपन करके देख लेते हैं क्या बनता है। सर वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो इधर माइनस होता है, इधर सब प्लस होता है। अच्छा, आपने एक चीज बता रखी है कि a माइनस बी की वैल्यू 9 है। अब 2 नंबर का गुणा करके हम 0 पा रहे हैं, तो सीधी सी बात है एक नंबर तो 0 है। अब आप कह रहे हो वो a माइनस बी नहीं है, तो फिर कौन होगी? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसको अपन थोड़ा एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रख के ए बी को इधर भेज देते हैं, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल माइनस ए बी। अब इस ए माइनस बी को यूटिलाइज करते हैं, ए माइनस इसको अपन बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी थी? 9। अपन दोनों साइड का फिर से स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल 9। तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें पता है माइनस ab होता है, तो अपन ने माइनस ab फिर से लिख लिया, तो 2ab इक्वल हो गया 9। तो दोनों मिलके कितने हो गए? माइनस 3ab। माइनस 3ab इक्वल 9, तो ab इक्वल क्या हो गया? माइनस 3। ये दो चीजें आपको मिल चुकी हैं कि अगर a स्क्वायर प्लस a माइनस बी चाहिए तो वो 9 होगा, और a इंटू बी चाहिए तो माइनस 3 होगा। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या इसमें हमें इनको यूटिलाइज करना है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस पे क्या पूछा गया है? इस पे कि सर 1/a माइनस 1/b की वैल्यू बताइए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो ये क्या बनेगा? b माइनस ए अपॉन ए बी। तो b माइनस ए की वैल्यू क्या है? सर a माइनस बी की अगर 9 है तो b माइनस ए की माइनस 9 होगी। ठीक है, माइनस 9, और a इंटू बी कितना हो जाएगा? अच्छा, एक चीज हम लोगों को सुधारना था, हम लोगों को इस 9 का भी वर्ग करना था, हम लोगों ने 9 का वर्ग नहीं किया, इसको सुधार लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 81 81, और यहाँ भी 81। ठीक है, और 81 जब 3 से डिवाइड होगा तो ये बचेगा 27। ठीक है, ए बी कितना हो जाएगा? माइनस 27। तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, तो ए बी आया माइनस 20, ये तो ठीक था, b माइनस ए माइनस 9, ए बी माइनस 27, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 9 3 जा, तो क्या बना? 1/3। 1/3 मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छे से देख लेना इसको, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नए तरीके का क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को देखना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे बस स्क्वायर नहीं हुआ तो बाद में सुधार दिया गया है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए बढ़ते हैं आगे अब। ठीक है, अगले अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम भी होगा तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको ट्राई करिए आप लोग, लगाइए। विद इन द टाइम ये आ जाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, ये आसान है, ट्राई करिए। चलिए टाइम तो हो गया, इस टाइम में ये आना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आसान है। क्या कह रहा है? दो वृत्तों की परिधि बाह्य रूप से स्पर्श करती हैं। तो दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली क्या करते हैं? टच करते हैं। कह रहा है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 है। और याद रखना, जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके रेडियस यानी त्रिज्याओं के योग के बराबर ही होता है। अगर इसकी त्रिज्या r1 है, इसकी त्रिज्या r2 है, तो ये जो केंद्र है इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? r1 प्लस r2। और हमें ये कितना दिया है? 15। साथ में एक वृत्त की त्रिज्या भी बताई गई है 8। तो अगर एक वृत्त की त्रिज्या 8 है तो यहां से दूसरे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी कितनी? 7। और हमें उसी दूसरे वृत्त की ही क्या बतानी है? परिधि यानी सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है किसी भी वृत्त का? 2 पाई r। अब वो r कितना है? 7। पाई की वैल्यू रखनी होगी, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 जा 44 सेंटीमीटर उसका सरकमफ्रेंस होगा। ठीक ना? तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि सर अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, इफ टू सर्कल आर एक्सटर्नली टच टू ईच अदर, तो उनके रेडियस का एडिशन ही उनके सेंटर की डिस्टेंस होती है, उनके त्रिज्याओं का योग ही केंद्रों के बीच की दूरी होती है। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग सबसे बन गया है। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पे, ट्राई करिए। ये भी आसान क्वेश्चन है, जल्दी आंसर आना चाहिए आप लोगों का। कह रहा है 8 के पहले 8 गुणकों का औसत यानी फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 8 का एवरेज बताना है। ट्राई करिए सभी लोग, टाइम के अंदर अंदर आंसर आए। ठीक है, चलिए टाइम तो हो गया, क्वेश्चन भी आसान था। कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब 8 के पहाड़े आपको पढ़ने हैं। 8 का पहाड़ा कहां तक पढ़ना है? क्वेश्चन कह रहा है 8वें मल्टीपल तक यानी 8 गुना तक। तो 8 8 है 64। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है एवरेज में कि अगर बराबर अंतराल के नंबर्स हैं तो उनका एवरेज पहली नंबर और आखिरी नंबर का आधा होता है। तो पहली नंबर 8 और दूसरी आखिरी नंबर 64, जोड़िए कितना हुआ? 72, और उसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 36। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्लियर है ना? मल्टीपल्स मतलब उस नंबर के पहाड़े की बात हो रही है, और पहले 8 ही मल्टीपल लेने थे इसलिए 64 तक गया ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। लगाइए, ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन। हम लोगों के मॉक में हर तरह के क्वेश्चन मिक्स्ड हैं, टफ भी, इजी भी, मॉडरेट भी, है ना? तो प्रॉपर एग्जाम वाली फीलिंग आए जिससे आपको। लगाइए इसको, भाषा समझिएगा अच्छे से, जल्दबाजी मत करना, बाकी क्वेश्चन आसान है।
चलिए टाइम हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 के वर्ग को n से घटाना है और घटाने पे मिलता है 24 का वर्ग। तो भाई 24 का वर्ग बच रहा है, मतलब इनका ये कहना है कि n पे आपने 7 का वर्ग घटाया और बच गया 24 का वर्ग, यानी n क्या होगा 24 का वर्ग और 7 का वर्ग का एडिशन। तो ये कितना बनेगा 576 49 625, ये n हुआ। पर हमसे n का वर्गमूल पूछा है तो हम दोनों साइड वर्गमूल कर देंगे। 625 किसका होता है 25 का, ए ऑप्शन। लेकिन जिनको ट्रिपलेट याद है वो क्वेश्चन को देखते ही आंसर दें। सर क्या ये पाइथागोरस थ्योरम जैसे नहीं दिख रहा है आपको, इसका भी मैं ऐसे लिख दूं तो, है ना। तो ये 24 7 25 पे क्वेश्चन था और 25 ही इसका आंसर भी था, है ना। जिनको ट्रिपलेट याद है उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सब। चलिए बढ़ते अगले 5th क्वेश्चन पर। लगाइए एवरेज का भी आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, टाइम रहते आना चाहिए, बस जल्दबाजी में गलतियां ना करें, है ना। लास्ट मैथ की क्लास में आप लोग जल्दबाजी में बहुत गलतियां किए थे, इस बार नहीं होनी चाहिए। लगाइए टाइम रहते आंसर। चलिए टाइम एंड हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज है एक बैट्समैन है, 21 पारी में उसका एवरेज 37 रन था। बाद में उसने अपनी 22वीं पारी में कुछ रन बनाए, एक्स रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया। मतलब ग्रुप में 22वीं पारी के रन शामिल हुए और एवरेज 2 बढ़ गया। तो भाई जब एवरेज बढ़ता है इसका मतलब वो एवरेज से ज्यादा है। तो एवरेज कितना था 37, यानी 22वीं पारी में जो रन बनाए हैं वो 37 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर, सबका औसत 2 रन बढ़ गया है, यानी सभी पारियों में 2-2 रन बढ़ गए। तो पारियां कितनी थी पहले 21 और एक पारी ये खेला भी तो कितने हो गए 22। तो हर पारी में 2 रन बढ़ाना, यानी टोटल कितना बढ़ेगा 22 का डबल 44। इतना रन उसने 22वीं पारी में बनाया और यही एक्स की वैल्यू होगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 81। 37 और 44 जोड़ने पे क्या आएगा 81, 81। ठीक है, एवरेज का आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन बन भी गया होगा, फिर भी नहीं बना होगा तो देखिएगा एक्सप्लेनेशन को, और ये आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन ट्राई करिए। मिक्सचर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। इस पे आपको मैं 15 सेकंड एक्स्ट्रा भी दे सकता हूं। लगाइए। ध्यान से लगाइएगा, गड़बड़ी मत करिएगा। चलिए टाइम खत्म हो गया है, 15 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम है आपको इसके लिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो पहली बात तो जो मिक्सचर है उसमें किस चीज का रेशियो है, ये मिल्क एंड वाटर का। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सर 13x मिल्क है 5x वाटर है। तो जो रिप्लेस होगा, मतलब जो आप ड्रेन ऑफ कर रहे हो वो इसी रेशियो में होगा, 13:5 की रेशियो में। कितना ड्रेन ऑफ कर रहे हैं 72। तो 72 को हम 13 और 5 के रेशियो में बांट देते हैं। तो 13 5 18, कॉमन फैक्टर गया 4, यानी मिल्क निकलेगा 52 लीटर और वाटर निकलेगा 20 लीटर। तो इसको बना लेते हैं कि सर 13x मिल्क था, कितना निकल गया 52, और 5x वाटर था, ये कितना निकल गया 20 लीटर। अच्छा फिर हमने कुछ ऐड किया, क्या ऐड किया 51 लीटर पानी ऐड किया, तो सर प्लस 51। ऐसा करने से रेशियो क्या हो गया 8:7। अच्छा रेशियो का ऑर्डर देख लीजिएगा, मिल्क वाटर बिल्कुल सर वही है, मिल्क वाटर 8/7,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो 13 सत्ते 91 और ये 52 गुणे 2 करेंगे 35 और 1 36, 364 बराबर 8 पंचे 40x और ये देखो कितना हो जाएगा +31, 8 से गुणा करेंगे तो 248। ठीक है, x वाली वैल्यू एक तरफ, 40 इधर लाएंगे तो ये 51x हो जाएगा। अच्छा, ये 364 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 64 और 40 जोड़ देंगे 104 और 8 12 और 3 2 5 1 6 यानी 612। ठीक है, यही होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल ये होगा। तो x की वैल्यू कितनी बन गई? 12 बन गई। 51 का 1 गुना, फिर 51 का 2 गुना 102। x की वैल्यू 12 बन गई। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना पहले पानी की मात्रा कितनी थी। सर पहले पानी की मात्रा तो 5x थी, तो 5 गुणे 12 कर दीजिए, तो 12 पंचे 60। सी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है ना? तो मिक्सअप है, कोई आसान है तो कोई थोड़ी मॉडरेट है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। बाकी समझ नहीं आएगा तो इस वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा। जब प्रीमियर खत्म हो जाए एक बार, उसके बाद जाकर के इनको सबको रिपीट करके देखिएगा जहां पे भी आपको डाउट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 7th क्वेश्चन पर। ट्राई करिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा ध्यान देना, जल्दबाजी में यहां भी गलती मत करिएगा। बाकी क्वेश्चन आसान है, ट्राई करिए। चलो टाइम तो एंड हो गया, देखते हैं क्या है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया तो स्लैग मेथड लगाइए ना चक्रवृद्धि ब्याज पे। चक्रवृद्धि ब्याज पे कह रहा है 10% कितने पैसे? 18,000। कितने टाइम पीरियड में इतने हो जाएंगे देखते हैं। तो 10% इसका 1800 बनेगा, 1800 अच्छा 59 तक जाना तो 3 गुना भी कर सकते हैं, 18 3 5400। आगे करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 72, इसलिए 3 से ज्यादा तो नहीं होगा। अब देखते हैं बाकी, इसका भी कितना 10% 180, इसका भी 10%, दोनों का मिला के 360 और यहाँ पे 10% 58। बिल्कुल सर, ये कितना बन रहा है? 5400। ये कितना बन रहा है? 540 और ये कितना बन रहा है? 18। इन सबको जोड़िए, एग्जैक्ट 5959 आ रहा है एग्जैक्ट। इसका मतलब यही हमारा आंसर है 3 ईयर। अब ऐसे भी 2 साल 2.5 साल तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि 3 साल में साधारण 5400 बन रहा है तो चक्रवृद्धि थोड़ा ही ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता इसलिए। और बाकी परसेंटेज पता था ना बच्चों, तो स्लैग लगा के इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना? फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला मत लगाइए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 8वां क्वेश्चन अपना। ट्राई करिए इसको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ब्याज का ही क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का। पढ़िए अच्छे से और ट्राई करिए। चलिए टाइम भी एंड हो गया, आंसर आना चाहिए क्योंकि साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, पर जल्दबाजी नहीं करना है। क्या कह रहा है कि सर 9 वर्षों में एक राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 27,000 है। 9 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दिया 27,000, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बराबर बांट दें। क्यों? क्योंकि उसने ब्याज की दर को बदला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया। क्या कह रहे हैं ये? पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% थी और फिर अगले 4 वर्षों के लिए 5% थी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। सर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साधारण ब्याज है ना, तो हम केवल परसेंटेज देख लेते हैं। 8% 5 साल यानी कितना हुआ? 40%। 5% 4 वर्ष कितना हुआ? 20%।
तो कितना हुआ 40 और 20 60%, यानी जो ये ब्याज है 27,000 ये मूलधन का 60% है। 27,000 60% 3/5 होता है, तो सीधा इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर बनेगा 45,000। ठीक है, कितना बनेगा 45,000। 60% परसेंटेज निकाल के सॉल्व करिए कि सर अगर 8% एक साल का है तो 5 साल का हो गया 40, अगले 4 वर्ष आपने क्या लगाए 5%, तो 4 पंचे हो गया 20, तो टोटल कितना हो गया 60%। क्लियर? और ये किसका ब्याज लगेगा? मूलधन पे, क्योंकि साधारण है, ये तो प्रिंसिपल पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था, बनना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 9th क्वेश्चन पर। हाँ जी, लगाइए इसको, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, अच्छे से देखकर लगाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, है ना। ट्राई करो। सब स्क्वायर्स क्यूब यही सब लिखे हुए हैं, नंबर अगर याद होंगे तो बहुत जल्दी आंसर होगा। वैसे भी स्क्वायर क्यूब मैं बोल रखा हूं, आप लोग को याद होने ही चाहिए। चलिए टाइम तो खत्म हो गया, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 324 ये किसका वर्ग होता है? 18 का, तो वर्गमूल करेंगे तो 18 हो जाएगा, 25 से 5 आ जाएगा। अच्छा यहाँ गुणा करना है, तो 18 पंचे कितना होगा 90, इधर साइड वाला 90, ये क्या है सर 22, 22 का वर्ग होता है 484। अच्छा 64 में घनमूल लिखा हुआ है तो 4 का होता है, तो 22 चौको 88, तो बीच में ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है, तो क्या 90 बड़ा है 88 से? हाँ सर बिल्कुल बड़ा है, तो पहला जो लिखा है वो तो सत्य है। दूसरा चेक करते हैं, 1089, 1089 किसका वर्ग होता है? 33 का होता है। 289 किसका होता है? 17 का। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50, और इधर जोड़िए 31, 961 किसका वर्ग होता है? 31 का, और ये किसका वर्ग होता है? 19 का, तो दोनों जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएंगे? 50, पर यहाँ पे इन्होंने सिंबल क्या लगाया है? छोटा, तो ये गलत हो गया, क्योंकि दोनों साइड 50 आ रहा है तो बराबर होना चाहिए, तो इसलिए सेकंड गलत है, तो पहला बस सही है, बाकी गलत है। क्लियर हो गया? ठीक है, आसान था, बस ये स्क्वायर क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अपना 10th क्वेश्चन ट्राई करिए इसको। टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लगाइए। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रही है। यह ट्रेन एक अन्य ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड लगाएगी जो उसकी विपरीत दिशा से उसकी ओर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। दोनों ट्रेनों की लंबाई अगर समान यानी 200 मीटर है। ट्राई करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो टाइम रहते रहते आंसर आएगा आप लोगों का। बहुत बढ़िया। चलिए टाइम एंड हो गया, क्वेश्चन बहुत आसान था। सर पहली बात तो ये समझिए कि दो ट्रेनें जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दो स्थितियां बनती हैं, या तो वो सेम डायरेक्शन में होंगी या तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। हमें क्वेश्चन ने क्या बताया है? विपरीत दिशा, तो ये वाला केस है। सर अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, लेंथ दोनों ही केस में दोनों की जोड़ी जाएगी, तो दो हर एक 200 मीटर की है, तो दो ट्रेन मिलकर डिस्टेंस कितना बना देंगी? 400 मीटर। ठीक है, क्योंकि दो ट्रेनें। अब रही बात स्पीड की, तो सर दोनों की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। दोनों की कैसे? एक का तो दिया ही था, एक का 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो ये भी क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा। तो इसकी भी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, इसकी भी, तो दोनों स्पीडें विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती हैं, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पे स्पीड कंबाइन रिलेटिव स्पीड कितनी बन गई? 40 मीटर पर सेकेंड। सर बताना क्या था? टाइम ही तो बताना है। टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 400 में 40 का भाग कर दोगे, आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। बाकी जो लोग ये सब पढ़ चुके हैं उन्हें बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस स्तर के क्वेश्चन में। ठीक है, 10 सेकंड इसका आंसर है। बाकी जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं या पहली बार टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो उनके लिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, 11th क्वेश्चन पर। ट्राई करिए, ये भी इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। लगाइए, टाइम पीरियड रहते रहते आंसर दीजिएगा। चलिए, टाइम तो एंड हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कह रहे हैं कि राहुल ने एक योजना में 25,000 रुपए निवेश करता है जो 4 वर्षों के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज देता है। दूसरा जो राजेश है उसने कितना 24,000 निवेश किया जो 3 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यानी राहुल को साधारण ब्याज मिल रहा है, राजेश को चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, दोनों में अंतर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को जो ब्याज मिलेगी उसका अंतर निकालिए। तो कुल मिला के दोनों की ब्याज निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सर ये 8% 25,000 का कितना होता है? 25,000 का 8% बनेगा 2,000। 4 सालों के लिए ब्याज कितनी बन गई? 8,000। यानी यहां से पता चल गया राहुल को जो ब्याज मिलेगी वो 8,000 मिलेगी। अब देखते हैं राजेश को कितना मिलेगा। सर उसका प्रिंसिपल 24,000 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितनी आसान, 10%। कितने साल का निकालना है? 3 साल का। तो स्लैग लगा देते हैं सर, 2400 2400 2400 2400 का 10% 240 का डबल हो जाएगा 480, यहाँ पे 24। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 7200। ये कितना बन गया? 720। और ये कितना बन गया? 24 रुपए। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 7944 रुपए, 7,944 रुपए। अब ये डिफरेंस कितना दे रहा है यही हमको बताना था, 56 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोगों का डी ऑप्शन आ रहा है, 56 रुपए का डिफरेंस है। बाकी कई लोगों को अगर परसेंटेज याद हो गया हो कि 10% में 3 साल में 33.1% मिलता है तो वो परसेंटेज भी निकाल सकते हो। बाकी 10% इतना आसान परसेंटेज होता है कि स्लैग लगाने में कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंस का ही क्वेश्चन है, पर साधारण ब्याज 4 साल का, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का, तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। और दोनों के ही प्रिंसिपल भी अलग अलग थे, है ना, इस बात का ध्यान रखते हुए। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ट्राई करिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पर लगाइएगा अच्छे से, गलती मत करिएगा। ABC 3 व्यक्ति हैं, 21 दिन 28 दिन 24 दिन वो अकेले काम कर सकते हैं, इतने दिनों में साथ में काम करते हैं, 4 दिन बाद A और B चले जाते हैं, तो बचा हुआ कार्य C अकेले समाप्त करता है। तो कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त होगा हमें बताना है। लगाइए इसको, टाइम पीरियड में ही लगाइएगा, जो आपको ये सर्कल खत्म होते होते आंसर आ जाए। 45 सेकंड का ये टाइम है, इसमें अंदर आंसर आना चाहिए। चलो टाइम हो गया, 5-6 सेकंड एक्स्ट्रा देता हूं उसको भी, क्योंकि कई लोग आंसर दे रहे होंगे, वो भी कंप्लीट कर लें। चलिए ठीक है, तो यहां पे सर 3 व्यक्ति थे ABC, तीनों के जो दिन हैं 21, 28 और 24। ध्यान दो, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 8 त्रिक 24, यानी 7 8 लघुत्तम में तो होगा ही, तो 56 हो गया। 56 के साथ 4 अपने आप आ गया, 14 चौको 56, तो इसलिए 7 चौको 28 तो गया। 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24 का 3 अभी चाहिए उसमें, तो 56 का 3 गुना कर दीजिए, कितना? 168। तो ये वर्क हो गया। जिनको एलसीएम लगाना है अच्छे से लगाइए। ए का एफिशिएंसी कितना बनेगा सर? 8। बी का कितना बनेगा? 28 की टेबल में 168 कब आएगा? ठीक है, ये अपने को देखना है, तो 6 गुने पे आएगा। 24 की टेबल में कब आएगा? 7 गुने पे आएगा। ये तीनों की एफिशिएंसीज आ गई। अब तीनों ने मिलके 4 दिन तो काम किया ना, तो देख लेते हैं कितना काम कर लिया। तो ये 8 6 14 7 21 के हिसाब से 4 दिन काम हुआ, तो कितना काम हो गया? 84।
तो सर इसकी क्या था, हाफ है, इसका मतलब 84 ही काम बचा हुआ है, जिसे कौन करेगा, ए बी चले गए तो सी अकेला बचा है, 7 के हिसाब से काम होगा तो सर 12 दिन लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आपको बताना है पूरा कार्य कितने दिन में होगा, तो 12 दिन तो बचा हुआ कार्य है, शुरुआत में 4 दिन काम हुआ था ना, इसलिए टोटल आंसर 16 दिन दीजिएगा। ठीक है, वो टोटल वर्क का पूछ रहा है, 12 बचे हुए काम का होगा, तो 12 मत दीजिएगा, 16 आंसर दीजिएगा, बाकी ये उसका तरीका है। क्लियर है? ठीक है, यहां पे गलती हो सकती थी, कुछ लोग बचे हुए का आंसर दे सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, लगाइए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, इस पे 15 सेकेंड एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा आप लोग को, लगाइए। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसका एरिया हमको पता है 1280 वर्ग मीटर। यदि मैदान की जो लंबाई है, जो उसकी लेंथ है, चौड़ाई से 25%, तो 25% का रेसिप्रोकल 1/4 होता है, 4 का मल्टीपल हम मान लेते हैं कि सर चौड़ाई से अधिक है, तो अपन चौड़ाई को 4x मान लेते हैं, तो लंबाई 5x हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आयताकार मैदान की भुजा पर अगर इतने रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़, यानी आपको क्या करना है, एक तरह से पूरी इसकी फिनिशिंग करनी है, तो फिनिशिंग करने का जो खर्चा होगा वो कितना आएगा। सर रेक्टेंगुलर फील्ड पे जो फिनिशिंग होती है उसके कहाँ पे होगी, पेरीमीटर पे होगी, परिमाप पे होगी। हमें हर हालत में इस रेक्टेंगुलर फील्ड का परिमाप चाहिए, और फिर जो परिमाप आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, उसी में इस रुपए का गुणा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। देखते हैं, तो सर पहले तो ये दोनों से हमें एरिया से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, एरिया दिया ना 1280, तो दोनों का गुणा करें तो कितना बन जाएगा, 20x स्क्वायर इक्वल 1280, तो 0 से 0, 2 से ये 64, आप सबको पता है 64 8 का वर्ग होता है, तो कॉमन फैक्टर तो 8 हो गया, यानी लंबाई हो गई 32, सॉरी लंबाई हो गई 40, चौड़ाई हो गई 32। ठीक है, परिमाप क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के डबल कर देना होता है, तो 40 और 32 72 का डबल, ये परिमाप, और खर्चा कितना है 24 रुपए 50 पैसे की दर से, उसका भी गुणा कर देंगे 24 रुपए 50, तो इसका पहले डबल कर लेते हैं, तो 72 गुणे 49 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, इकाई में 8 आना चाहिए, एक ऑप्शन में है पर नन ऑफ दीज भी था, तो गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 49 का 2 गुना 98 का 8 हासिल गया 9, और 49 का 7 गुना कितना होगा, 350 में 7 घटा देंगे 343, 343 में 9 जोड़ देंगे तो 352, बिल्कुल वही है 3328। ठीक है, गुणा अच्छे से करिएगा, नन ऑफ दिस था तो रिस्क मत लेना। ठीक है, कम से कम ऐसे क्वेश्चनों में हमारे नंबर माइनस नहीं होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। लगाइए, आसान क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आता होगा जल्दी से लगा लोगे। आयतन दिया है, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, गोले की बात हो रही, स्फेयर की।
चलिए टाइम हो गया है। तो गोले का आयतन क्या होता है? किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपने कितना दिया है? 3,888,08। तो ये 22/7 भी रख लेते हैं इसको साथ में, है ना। तो ये कितना बच रहा है देख लेंगे, 88808। तो यहाँ पे इसको 4 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 8 32, 4 नहीं 36, 4 7 28, 0 4 दूनी 8। अच्छा ये 11 से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा सर। और 22 से भी डिविजिबल होगा। तो 22 से डिवाइड कर रहे हैं तो 22 का 4 गुना 88 होता है ना। 88 और 2 7 2 9 90, फिर 22 चौक को 88 हो जाएगा और 22 से कम 22 हो जाएगा। आर क्यूब आप सबको पता है 441 21 का वर्ग होता है और यहां से भी 21 जाएगा, यानी ये 21 का क्यूब बन गया। तो रेडियस क्या हो गई? 21 हो गई, 21। तो रेडियस बन गई सर 21। हमें क्या बताना है? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। तो 4 पाई आर स्क्वायर हमको बताना है। तो 4 गुणे 22/7, 21 का वर्ग, ठीक है। 7 का ये 3 हो गया और इकाई अंक देख लीजिए क्या बनेगा, क्योंकि सभी के इकाई अंक अलग थे, है ना। तो 3 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 4 बनना चाहिए, बी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक। चलिए देखो यहां पर रेडियस अगर बराबर होती ना तो इसको डिवाइड करके ही आंसर आ जाता, पर रेडियस चाहिए ही होगी, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए ट्राई करिए। ये क्वेश्चन तो ओरली लगना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए सीधी, है ना। एक रेगुलर पॉलीगॉन है, कितनी साइड है? 6। तो इसके आंतरिक यानी इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस बताना है। तो इंटरनल एक्सटर्नल एंगल तो आपको याद होने चाहिए 6 भुजाओं वाली आकृति के। टाइम रहते सबका आंसर आना चाहिए। चलिए टाइम तो हो गया सर। 6 भुजाओं वाला ना हेक्सागोन, षटभुज की बात हो रही है। और आप सबको पता होना चाहिए कि जो एक रेगुलर हेक्सागोन होता है उसके सभी इंटरनल एंगल बराबर होते हैं और वो सब 120 डिग्री के होते हैं। कितने? 120 के। तो एक्सटर्नल कितना हो गया? 60 डिग्री का। नहीं पता तो इतना तो पता है कि कैसा भी बहुभुज हो बाह्य कोणों का योग 360 अंश होगा। रेगुलर है तो बराबर कितनी भुजाएं? 6। 6 भाग में बांट दीजिए उसको, 360/60, यानी बाह्य कोण तो कंफर्म हो गया 60 डिग्री का। और आप सबको पता है कि अंतः कोण और बाह्य कोण को मिलाने पे एक सीधी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन बनती है जो 180 डिग्री की होती है। तो अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, तो डिफरेंस भी 60 होगा, ठीक है। 60 और 120 का डिफरेंस 60 डिग्री होगा। ये वैसे याद होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखना। हेक्सागोन अगर रेगुलर है, षटभुज अगर आपका समषटभुज है तो उसके अंतः कोण 120 डिग्री के, बाह्य कोण 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए बच्चों, इसको लगाइए, इसको। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लोगे जल्दी आंसर पा जाओगे। लगाइए। 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन को बताना है, कितना होगा, है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान। चलो देखो यहाँ पे आप लोग को दिक्कत आ रही होगी, सर सबको पता है कि अगर घन है यानी आपका ये क्यूब है तो क्यूब का आयतन होता है ए क्यूब, यानी हमें आंसर देना है 4.5 का क्यूब। अब दिक्कत यहां तक नहीं है, आगे है। 4.5 का क्यूब कैसे निकालें? एक बात बताओ, ये संख्या 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो इसका क्यूब 4 का क्यूब यानी 64 से ज्यादा आएगा, 5 का क्यूब 125 से कम आएगा। 64 125 के बीच में ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, एक ही ऑप्शन था।
तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए। 4 का क्यूब 64 से ज्यादा होगा इसलिए ये दो ऑप्शन हट गए, और 5 का क्यूब 125 से कम होगा तो ये ऑप्शन हट गया। तो बचा क्या, एक ही तो बचा, बाकी 4.5 45/10 करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। 45/10 सिंपल करोगे तो 9/5 बनेगा। इसको आप लोगों ने 5 से डिवाइड किया तो 9 का क्यूब 729, 5 का क्यूब 125 और डिवाइड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 2 होगा, मैंने 10 में, इसको 2 करिएगा, 8 से डिवाइड करिएगा, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 9/2 बनेगा, क्यूब करेंगे तो ये बनेगा। इससे भी आप आंसर दे सकते हैं, पर इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, बी ऑप्शन देखते ही आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए गुड, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 17th क्वेश्चन, हाँ जी, ट्राई करिए। हाइट एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन आ गया आप लोग के लिए, है ना। थोड़ा सा इस बार का अलग क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर देना। 15 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम इसमें मिलेगा, ठीक है, 15 सेकेंड एक्स्ट्रा मिलेगा। लगाइए सभी लोग। टाइम विंडो गया है, 15 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम है, आराम से लगाइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक घर है, मान लो ये ए बी घर है और इसके ऊपर एक टावर लगा है, ए बी के ऊपर एक टावर लगा है, तो मान लीजिए ए सी टावर है, ठीक है। और जमीन से देखा गया एक किसी पॉइंट से, तो जो टावर था ना, इसके नीचे यानी छत के उन्नयन कोण और टावर के छत के उन्नयन कोण, ये दो कोण आपको दिए हैं, जिसमें से एक दिया है 45 डिग्री, सीधी सी बात है ये होगा 45, और ये बड़ा वाला एंगल कितना है 60, ये पूरा कितना है 60 डिग्री, ऐसे दिया हुआ, और ये तो 90 होगा ही। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है, जिसमें टावर यानी ये ए से लेके सी आपको पता है 120 मीटर, आपको बताना है मकान की ऊंचाई यानी ये कितना होगा। मान लीजिए ये अगर x है तो ये भी x होगा, क्यों, क्योंकि 45 मीटर, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री में दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब क्या बचा, ये पूरा 120 प्लस x अपॉन x, ये कितना बन रहा है tan 60, और tan 60 कितना होता है √3/1, चाहे वही रेशियो वाला कंसेप्ट उससे भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 120 प्लस x इक्वल √3x, इसको इधर लाएंगे आप तो 120 इक्वल कितना हो जाएगा √3x माइनस x, है ना, x कॉमन कर लेंगे, √3 - 1 डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, यानी आंसर x की वैल्यू क्या बनेगी 120/√3 - 1, पर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करें, इसका रेशनलाइजेशन कर दें, तो √3 - 1 का इंटू इधर भी और इधर भी +1 का, है ना, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं ना, साइन चेंज करेंगे, तो ये क्या बन गया a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से ये 60 हो जाएगा, यानी आंसर होगा 60 गुणे √3 + 1 मीटर। बाकी रेशियो से भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, समझ में ना आए, कोई डाउट लगे, इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, बाकी आंसर क्या होगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये लगाइए, एक तरह से ये भी ट्रिग्नोमेट्री ही है, लगाइए। ये टाइम पीरियड में आ जाना चाहिए क्योंकि आसान है। ट्रिपलेट याद होंगे तो ओरली भी हो जाएगा।
चलो वेरी गुड, आंसर आ जाना चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी 90 डिग्री यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है। ये हो गया ए बी सी। एक काम करते ए यहां पे बना लेते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि हमें आगे जो दिया हुआ है वो साइन ए की वैल्यू दी है, यानी ये एंगल से साइन की वैल्यू, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर बीसी होगा, हाइपोटेनियस एसी होगा। ये हमको दिया है 12 बटे 13, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये 12 है और ये 13 है, तो उस हिसाब से ट्रिपलेट ए बी कितना देगा, 5 देगा। 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, माइनस करेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ए बी की हमें कितनी दी है, 15, यानी 5 है 15, तो सीधी सी बात है हर किसी का ट्रिपल कर देंगे। हमें क्या बताना है, एसी, तो एसी 13 थी तो ट्रिपल करोगे 39, सी ऑप्शन, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, समझ की फेर है। पहली बात तो यहां पता हो साइन एक होता क्या है, साइन थीटा, और उसके बाद ये कैसे रिलेट होता है, ठीक है। ट्रिपलेट याद होता तो ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, 19th क्वेश्चन पे। लगाइए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ना है पहले पूरे क्वेश्चन को, फिर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको अप्लाई कर दीजिए, आसान है। चलिए टाइम तो एंड हो गया है ना, इसी टाइम पीरियड में आ जाना चाहिए ये। देखते हैं, कह रहा है कि एक सर्कल है और उस सर्कल पे ए बी व्यास है, ठीक है, और कह रहा है उसी ए बी को आप आगे बढ़ाइए, कहां तक, पी तक बढ़ाइए, ठीक है। मान लो ये व्यास ए बी हो गया, पी तक बढ़ाने की बात हो रही तो ये पॉइंट पी हो गया। फिर कह रहा है पी से ही हमने एक टेंजेंट खींचा है, स्पर्श रेखा खींची है जो वृत्त को सी बिंदु पर टच करते हुए निकल गई, ये है कुछ ऐसा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें P से लेके C तक की लेंथ कितनी है, अगर कुछ चीजें भी दी हैं, क्या कि इस पूरे सर्कल का जो एरिया है वो 616 वर्ग सेंटीमीटर है, और AP A से लेके पूरा ये पूरा 44 हमको दे रखा है। अच्छा, इसको देखते ही एक थ्योरम याद आ जाती है, कौन सी, PA इंटू PB इक्वल PT स्क्वायर। तो यहाँ पे T की जगह C है, तो ये क्या बन जाएगा सर, PC स्क्वायर इक्वल PA पूरा और PB। अब यहां पे PA हमको पता है, ठीक है, PC पता करना है, PB के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर ये व्यास है तो पूरा AB त्रिज्या का डबल होगा, व्यास ही है ना, तो त्रिज्या कहां से मिलेगी सर, वो जो एरिया दिया ना 616, इससे मिल जाएगी। तो एरिया किसी भी सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 616, तो ये 22/7 बनेगा, है ना। आगे लिख लेते हैं, 22/7 आर स्क्वायर 616, तो 22 से डिविजिबल है ये, है ना। 6 6 12, एक माइनस करने पे 11 बन भी रहा है, तो 22 का 2 गुना 44, ठीक है, 22 का 2 गुना कितना हो गया, 44। 44 के बाद कितना बच रहा है इनका, हाँ 8 गुना, ये कितना हो गया, 8 गुना। तो सॉरी, तो रेडियस कितना बन रहा है, 28 गुणे 7, रेडियस का स्क्वायर कितना बन रहा है, 28 गुणे 7, तो 28 को भी ब्रेक कर देते हैं 7 गुणे 4 में, ठीक है। इससे क्या होगा, 7 का वर्ग 1, 4 यानी 2 का वर्ग, तो रेडियस कितनी बन जाएगी, 7 गुणे 2, 7 गुणे 2 यानी 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो डायमीटर चाहिए, तो सर ए बी कितना हो गया, रेडियस का डबल यानी 28 सेंटीमीटर। आपने पूरा एपी यानी कितना दिया था, 44, उसमें 28 घटा दीजिए, तो क्या बचेगा, पीबी बचेगा, ठीक है। तो 44 में 28 घटाने पे कितना आ जाएगा, ये अपन देख लेते हैं, कितना, 16 आ जाएगा। तो पीबी की वैल्यू बन गई 16, एपी आपने पहले ही दे रखा था, तो पीसी स्क्वायर हो गया एपी यानी 44 गुणे पीबी, पीबी अभी हमने निकाला ना 16, ठीक है।
इसमें जितने स्क्वायर बन सकते हैं बाहर कर लीजिए, वर्गमूल कर देते हैं हम लोग। यहां से 4 बाहर आ जाएगा, 16 चौको 64 का वर्गमूल 8 अंडर रूट 11। आंसर क्या देंगे पीसी की वैल्यू 8 अंडर रूट 11, यानी बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ना, कई कंसेप्ट को एक साथ मिक्स कर रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। एरिया भी है, साथ में पी इंटू पी भी इक्वल पी टी स्क्वायर भी पता हो, और ये डायमीटर कैसे निकाल के इसमें माइनस करना है ये भी पता हो। ठीक है, चलिए आसान है, फिर भी अगर समझ में दिक्कत आई होगी समझने में तो इसको दोबारा रिपीट करके देखिएगा जब प्रीमियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, अपने 20th क्वेश्चन पे लगाइए। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सबने पढ़ा है बहुत अच्छे से। प्राइम फैक्टर बताने हैं आपको कि कितने प्राइम फैक्टर है यहां। आसानी से लगेगा, बस जल्दबाजी में गलती ना हो। चलिए टाइम हो गया है, और क्वेश्चन इतना आसान है कि टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए। सर कुछ भी करने से पहले इनको हमको प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा जितने भी बेस में हैं। तो 8 हो जाएगा 2 क्यूब, और 9 हो जाएगा 3 का वर्ग। अच्छा यहां पे गुणे का साइन है, और अगला क्या है 10, तो 2 इंटू 5 का क्यूब। अब दो सारे इकट्ठे कर लो, 3 त्रिकाई 9 और 9 3 12, 3 इकट्ठे कर लो 4, 5 इकट्ठे कर लो। प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी पावर में है उनको जोड़ देना होता है। तो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 12 4 16 3 19। टोटल आंसर क्या दोगे 19, सी ऑप्शन। उम्मीद है ये आप सबका आंसर आ गया होगा, और थोड़ा टाइम लगा होगा कोई बात नहीं, पर आंसर बना होगा इसकी मुझे उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, अच्छे से लगाइए। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अच्छे से लगाइए। टाइम स्पीड डिस्टेंस मॉर्निंग वाले बैच पे अभी चल भी रहा है, बिल्कुल उसी पर आधारित है, उनसे तो ओरली बन जाना चाहिए, है ना। बाकी सबने लगभग पढ़ाई है टाइम स्पीड डिस्टेंस, जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज एक बार पूरी मैथ बेसिक से पढ़िए, है ना, तब जाकर ये सब क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे बहुत आसानी से। चलिए टाइम भी हो गया है, और इतने टाइम पे आंसर आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन का। कह रहा है कि अजय अपने घर से कार्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है, पर 20 मिनट लेट हो जाता है। फिर वो अगले दिन क्या करता है, स्पीड बढ़ा लेता है, 12 की स्पीड कर लेता है, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। मान लीजिए उसका ऑफिस है 10 बजे, तो जब वो पहले दिन गया था तो 20 मिनट लेट, यानी कितने बजे पहुंचा 10:20 पर, और जब वो अगले दिन गया तो 10 मिनट पहले पहुंच गया यानी 9:50 पर। तो एक बात बताइए ये टाइम में कितने का अंतर आया, 30 मिनट का ना। तो यानी ये दो टाइमों का डिफरेंस है 30 मिनट। इसको आवर में बदल लेते हैं 60 से भाग करके, और टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सर उसके घर से ऑफिस की दूरी तो हर बार बराबर ही होगी, चाहे 10 की स्पीड से जाए चाहे 100 की स्पीड से जाए। हाँ स्पीड दोनों केस में अलग अलग है, पहले वाले में 10 है, दूसरे वाले में 12 है, तो ये कितना है 30/60। इसको सॉल्व करेंगे डी कॉमन करके, तो सर ये 1/60 होगा। 1/60, 60 कैंसिल, तो दूरी आ रही है 30 किलोमीटर। आप में से कईयों का नन ऑफ दीज आया होगा, लेकिन नन ऑफ दीज में आंसर क्या आएगा 30 आएगा। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए 30 किलोमीटर। उसके घर से कार्यालय यानी ऑफिस की दूरी है 30 किलोमीटर। ठीक है, चलो ये तो समझाने के लिए था, बाकी ये दो ही स्टेप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 22 डीआई है। पहले ये डेटा पूरा अच्छे से समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद फिर इनके क्वेश्चंस देखते हैं।
ये क्या कहना चाह रहे हैं, इधर बार ग्राफ बना हुआ है और ये पूरा डिटेल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यह जो बार ग्राफ है वर्ष 2016 में 5 विभिन्न कंपनी अर्थात ABCDE में कार्य कर रहे रोजगार की संख्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को वो कह रहे हैं रोजगार की संख्या और कर्मचारी की संख्या को वो वर्कर बोल रहे हैं, ठीक ना, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय और नंबर ऑफ वर्कर की बात हुई है। बाद में नोट करके एक चीज लिखी है क्या, कि किसी भी कंपनी में जो रोजगार की संख्या होती है, यानी ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय होता है, ये दो चीजों का जोड़ होता है। किस चीज का, उस कंपनी में अफसर यानी ऑफिसर कितने हैं प्लस उस कंपनी में कर्मचारी यानी वर्कर्स कितने हैं। यानी ये जो बार ग्राफ में लाइनिंग वाला है, ऐसे क्रॉस लाइन वाला, ये टोटल एम्प्लॉय की बात कर रहा है, जिसमें से ये क्या है, वर्कर हैं। तो जो गैप आ रहा है वो गैप किन का है, ऑफिसर्स का है। यानी अगर हमें ऑफिसर पता करना होगा तो इन दोनों को घटा के आंसर देना है। चलिए, काफी डिटेल मैंने कर दिया है वैसे। अब आप लोग क्वेश्चंस लगाइए। आता है इस पे पहला क्वेश्चन, चलिए ट्राई करिए। क्योंकि डिटेलिंग हो गई है तो टाइम पे आंसर आना चाहिए इसका। डेटा ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करिएगा। कंपनी बी में अधिकारियों यानी ऑफिसर्स और कंपनी डी में अधिकारियों यानी ऑफिसर्स का अंतर बताना है। बी में कितने ऑफिसर हैं, डी में कितने ऑफिसर हैं, उनके बीच का डिफरेंस। लगाइए। चलिए देखो, अब तक में आ जाना चाहिए। तो बी में कितने ऑफिसर हैं सर, ये एम्प्लॉय और वर्कर, इनको घटा करके हम निकाल सकते हैं। सर एम्प्लॉय पूरे 1845 है, जिसमें वर्कर 861 हैं। तो बचे हुए कौन होंगे, आपके ऑफिसर्स होंगे। सर 845 तो पूरा पूरा चला गया तो 1000 हो गया। 45 और 61 में कितने का अंतर है, 16 का। 16 और माइनस हो जाएगा तो 984 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ ऑफिसर कितने हैं, 984। ठीक है, अगले में किसकी बात हो रही है, डी की। तो डी की कितने हैं, 2250 और 1350। तो 2250 और 1350 का अंतर निकालना होगा बेटा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि हमें बताना क्या है, ऑफिसर्स, इसलिए। अब यहाँ पे माइनस करिए, कितना बनेगा, ये 900 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2250 में 1250 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 1050 और घट जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो ये कितना बन गया, 900। अब ये डी बन गया, तो इनके बीच का अंतर बताना है। तो 984 और 900 का अंतर क्या हुआ, 84। अच्छा, ये जो डेटा लिखा है इसको ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि अगले क्वेश्चन में यूज हो सकता है। ठीक है, तो जो भी डेटा लिखिएगा ऐसा लिखिएगा कि बाद में यूज कर पाओ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं इस पे अगले क्वेश्चन पे। डीआई पे ही बेस्ड क्वेश्चन है अगला भी हमारा। ट्राई करिए, ट्राई करिए। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ई में अधिकारियों की संख्या, कंपनी ई में रोजगार की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी जो अधिकारी हैं ई में, वो टोटल इंप्लॉय का कितना परसेंट हैं, ये बताना है अपने को। ई की बात हो रही है। ये तो आसान है, बहुत आसानी से आ जाना चाहिए टाइम पीरियड के अंदर ही। चलिए देखिए, ई की बात हो रही है तो सर टोटल एम्प्लॉय 2000 हैं, 1300 जिसमें वर्कर हैं, तो ऑफिसर कितने हो गए, 700। तो अब ये 700 टोटल यानी 2000 का कितना परसेंट है ये बताना है अपने को। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 270 को 35 गुना कर देगा यानी 35%। इसका आंसर क्या होगा, सी 35%। आसान क्वेश्चन है। डेटा यहाँ पे गलती उन्हीं से होगी जो समझ नहीं पाएंगे कि ऑफिसर की संख्या निकाली कैसी जाए। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन भी है, चलिए इसको भी लगाइए। अच्छा क्वेश्चन है ना। कह रहा है कंपनी ए में अधिकारियों की संख्या और कर्मचारियों की संख्या का क्या अनुपात है। ध्यान दीजिएगा, अधिकारी और कर्मचारी, यहाँ पे कर्मचारी वो हिंदी में वर्कर के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। इंग्लिश में क्वेश्चन जरूर एक बार देख लिया करो।
नंबर ऑफ ऑफिसर टू नंबर ऑफ वर्कर एक ही बात हो रही है, एक ही। टाइम रहते आंसर आना चाहिए क्योंकि डेटा आसान है, नंबर भी आसान है। चलिए टाइम तो एंड हो गया। सर कर्मचारी यानी वर्कर कितने हैं वो तो हमें पता है 630, अधिकारी कितने ही हमें निकालने पड़ेंगे। तो 1575 में 630 माइनस करेंगे तो 1500 में 600 माइनस हुआ 900, 75 में 30 माइनस हुआ तो 45, यानी यहां अधिकारी कितने हैं 945। तो 945 और 630 का हमें क्या बताना था, रेशियो बताना था। तो इसको देखते हैं दोनों किससे डिविजिबल हो जाते हैं। 315, हाँ सर 315 का 2 गुना, 315 का 3 गुना, यानी रेशियो क्या बनेगा 3 और 2 का। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, डेटा बस अच्छे से कैलकुलेट करिएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन अपना इसी पर बेस्ड है, अपने डीआई पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करिए। कह रहा है कंपनी बी सी डी और ई में कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या का औसत कितना है। बी सी डी ई, देखो बी सी डी ई पता करना है तो हमने बी डी ई पहले ही निकाल रखा है, आपको केवल सी पे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। डेटा साफ रखने से फायदा होता है। ट्राई करिए, लगाइएगा अच्छे से, गलती मत करिएगा। चलिए टाइम तो हो गया, उम्मीद है आप लोग का आंसर भी आ गया होगा। तो सी का पहले सर ऑफिसर निकाल लेते हैं। तो 1500 में पहले 900 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 600, 600 में 40 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 600 में 560, उसमें से 4 और जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 564। अब इनका एवरेज चाहिए, ए का नहीं चाहिए, बी सी डी ई का चाहिए। तो ये सभी 4 से डिविजिबल हैं, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 984 में 4 का डिवीजन करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 छंग 24। इसमें डिवाइड करेंगे सर 14 चौको 56, 4 एकम 4। 900 में 4 का डिवाइड करोगे तो वैसे सीधा सीधा आधा करेंगे तो 450, उसका भी आधा करेंगे तो 225। ठीक है, अगला क्या है 700, 700 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 4 आधा करिए 350, 350 का भी आधा करिए 175, 175। अब इनको जोड़ लीजिए, है ना। इकाई अंक से भी आंसर आ सकता है, अलग अलग है क्योंकि 5 6 11 1 12, 12 5 17। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा। लास्ट में इकाई में 7 आ रहा है सर, किसी ऑप्शन में नहीं है तो डी लगा दीजिएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए तो ये हुआ हम लोगों का आज का सेट। अब आप लोग अपनी परफॉर्मेंस एसेस जरूर करें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। पुअर से एवरेज में आ गए कि नहीं, एवरेज वाले गुड में आ गए कि नहीं, गुड वाले वेरी गुड में आए कि नहीं, और वेरी गुड वाले एक्सीलेंट में, और एक्सीलेंट वाले मेंटेन है कि नहीं। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखनी होती हैं। चलिए तो ये हुआ हम लोगों का आज का सेट। कल रीजनिंग का जो सेट होगा वो भी प्रीमियर वीडियो पे होगा, है ना। लाइव चैट बॉक्स पे हम लोग बिल्कुल लाइव रहेंगे, पर यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट आता है, अगर कोई एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम आती है, तो आप लाइव चैट बॉक्स में जाकर के चैट करिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। और अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको दोबारा देखिएगा, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे। ठीक है, थैंक यू।